हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। आशा करते हैं आप सब लोग कुशल मंगल हैं और इसी के साथ शुरू करते हैं आपका अगला टॉपिक। तो लास्ट लेक्चर जो है उसमें आपने देखा है कि जो मेसोपोटामिया है उसका मतलब क्या है, या अगर हम कहें तो बहुत इजी वर्ड्स में हम एक ऐसे रीजन की कहानी पढ़ रहे हैं जो दो नदियों के बीच में है ना। अब हम समझते हैं कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है और दो नदियों के बीच में होने की वजह से कौन कौन से बेनिफिट्स मिले। यानी दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो है मेसोपोटामिया, इसको खास किन मायनों ने बनाया, कौन सी चीजें थी यहां पे, या इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो थी उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिसने इसको स्पेशल बना दिया और आपके सिलेबस में इंक्लूड करा दिया। तो ये मैप देख रहे हो, ये बेसिकली मैप आपने पिछले लेक्चर में भी देखा था। अब इस मैप को थोड़ा सा समझना है और ओवरऑल पूरे लेक्चर में हम इस मैप के ऊपर बात करेंगे और इस मैप में नॉर्थ ईस्ट सदर्न पार्ट में कौन कौन सी स्पेशलिटीज हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं, उनके बारे में बातें करेंगे। तो आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं, ये जो ग्रीन एरिया है, ठीक है, इस पूरे ग्रीन पोर्शन को कहते हैं द फर्टाइल क्रेसेंट। ये थोड़ा सा क्रेसेंट शेप यानी कि मून शेप, चांद की तरह का एक शेप बनाता है, इसलिए इसको कह दिया फर्टाइल क्रेसेंट। ठीक है, इस फर्टाइल क्रेसेंट में अभी हमें सिर्फ इस रीजन के बारे में बात करनी है। पूरे रीजन से ज्यादा मतलब नहीं, हम थोड़ा सा इस रीजन के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। यहां पर दो नदियां हैं जिनको हिंदी में कहते हैं दजला और फरात, या हम कहते हैं टाइग्रिस और यूफ्रेट्स और टिग्रिस और यूफ्रेट्स। ठीक है, नाम सुना होगा शायद आपने दजला और फरात नदियों का नाम। अगर आपने नहीं सुना है तो सुन ले। तो दजला और फरात यानी टिग्रिस और यूफ्रेट्स, ये दो नदियां हैं। ये निकलती कहां से हैं? ये नॉर्दर्न पार्ट से निकलती हैं। ठीक है, और नॉर्दर्न पार्ट से निकलकर ये ड्रेन करती हैं कहां पे? पर्शियन गल्फ में, और जो आगे जाके अरेबियन सी में मिल जाता है, यानी कनेक्ट करता है अरेबियन सी को। चलो, अब खास बात ये थी कि ये जो रिवर्स हैं टिग्रिस और यूफ्रेट्स, ये आप देखेंगे यहां पे तो ये डेजर्ट रीजन भी आपको दिखेगा। इस टिग्रिस और यूफ्रेट ने, या इस पूरी रिवर के रिवर सिस्टम ने, रिवर सिस्टम का मतलब उसकी जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह है, ये सारा कुछ मिलके इन्होंने यहां पे एक बेहतरीन ज्योग्राफिकल सेटलमेंट किया, जिससे सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, ट्रेड कॉमर्स को भी हेल्प मिला। तो हम इसी चीज को समझेंगे कि बेसिकली ये जो नदी है और नदी के आसपास का जो सेटलमेंट है, इसमें किस डायरेक्शन में, किस रीजन में किस किस तरह की पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं या फीचर्स हैं। ठीक है, नॉर्थ में क्या है, ईस्टर्न पार्ट में क्या है और सदर्न पार्ट में क्या है। बेसिकली ये तीन एरियाज या तीन रीजन्स जो है ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में और सदर्न पार्ट में। तो होपफुली ये समझ में आ गया कि कौन सा एरिया, पिछले लेक्चर में बात हो चुकी है, वो एकदम से क्लियर होगा कि इस एरिया को, जिसे हम ये मेसोपोटामिया कह रहे हैं, तो मेसोपोटामिया क्यों कह रहे हैं? सिंपल सी चीज है, मेसोपोटामिया एक शब्द है जिसका दूसरा, इसी को आप हिंदी में कह देंगे तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, या इसी को यानी कि ग्रीक लैंग्वेज में मेसोस और पोटामस कह देंगे आप। तो बेसिकली ये आपको ये मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ रीजन विच इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ टू रिवर्स, यानी हम उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो दो नदियों के बीच में स्थित है। तो चलो नॉर्थ से शुरू करते हैं कि उत्तरी हिस्से में, नॉर्थ के पोर्शन में क्या क्या है। तो जो नॉर्दर्न पोर्शन है आपका, ये थोड़ा सा अपलैंड जैसा हिस्सा है। ठीक है, तो नॉर्दर्न पोर्शन की जब आप बात करते हैं तो अपलैंड का मतलब थोड़ी उच्च भूमि है, थोड़ी सी कंपैरेटिवली ऐसा फ्लैट नहीं मिलेगा। जब आप देखेंगे जाएंगे तो थोड़ा सा आपको इस तरीके से अपलैंड जैसा हिस्सा मिलेगा। और इस अपलैंड के हिस्से में बेसिकली आपको क्या मिलेंगे? फ्लैट सर्फेसेस या स्टेपी। स्टेपी का मतलब सिंपल सा मैदान, मैदानी इलाका, ग्रास लैंड्स टाइप के फीचर्स मिलेंगे, ज्योग्राफिकल फीचर्स मिलेंगे। ठीक है, अब जब ग्रासलैंड टाइप का है या मैदानी इलाका है, ठीक है, प्लेन इलाका है, तो प्लेन की वजह से यहां पर क्या सबसे फिजिबल रहेगा? एनिमल ग्रेजिंग,
ठीक है, या एनिमल रेयरिंग या एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, एनिमल रेयरिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो सबसे ज्यादा सूटेबल रहेंगी। बिल्कुल। तो यहां पे लोगों ने क्या शुरू किया, यहां पे एनिमल हर्डिंग यानी जो पशुपालन है इसको यहां पे शुरू करा, ठीक है, ओवर एग्रीकल्चर, बिकॉज इट वॉज नॉट फेवरेबल फॉर द एग्रीकल्चर। कृषि के लिए उतना ज्यादा फेवरेबल नहीं था, ड्रेनेज प्रॉपर उतना ज्यादा नहीं था कि सिंचाई वगैरह के लिए आपको सफिशिएंट अमाउंट में वाटर अवेलेबल हो पाए, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज कुछ इस तरह से फ्लो हो रही थी कि शायद उतना ज्यादा उस समय आपको इरिगेशन वगैरह की फैसिलिटीज नहीं मिलती, तो इसलिए यहां पर एनिमल हर्डिंग करना प्रेफर करा लोगों ने कि यहां पर हम क्या करेंगे, अपने पशुओं को, अपने एनिमल्स को ग्रेज करेंगे, उनको चारा खिलाएंगे, उनको हम पालेंगे, क्योंकि हमारे पास बड़े वास्ट लैंड एरिया, फार्म एरिया मिल जाएगा हमको, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ठंडियों में अक्सर बारिश के हालात बनते थे, तो जब विंटर्स में यहां पर क्या होता था कि बारिश वगैरह होती थी तो धीरे धीरे छोटी मोटी झाड़ियां, श्रब्स उग जाती थी, घासें उग जाती थी, तो ये और फेवरेबल हो जाता था ग्रेजिंग के लिए। तो यहाँ पर जो सेटलमेंट वाले लोग थे, यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, वो लोग अपने जो गोट्स हैं, शिप्स हैं, भेड़ और बकरियां हैं, उनको यहाँ पर चराने के लिए लेके आते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे आप आगे देखोगे, जब इस लेक्चर में आगे बढ़ रहे हो, तो जब अच्छे से पशुपालन होगा तो बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, और वो एनिमल प्रोडक्ट्स आपके कंजम्पशन में भी यूजफुल होंगे, और साथ साथ क्या होगा फायदा, वो आप उनको ट्रेड भी कर पाओगे। तो जब आप ट्रेड करोगे तो एक नई तरह की इकोनॉमी को भी वो फायदा देगा, ठीक है। तो होपफुली ये क्लियर हो गया कि नॉर्थ में किस तरीके का ज्योग्राफिकल सेटलमेंट है। नॉर्थ में अपलैंड है, स्टेपी है, ग्रासलैंड्स या मैदानी इलाका है। इस मैदानी इलाके में क्या है, ज्यादातर एनिमल हर्डिंग होती है, पशुपालन होता है, खेती नहीं होती है क्योंकि खेती के लिए उतना फेवरेबल नहीं है, और सर्दियों में अक्सर बारिश वगैरह का माहौल होता था। सर्दियों में यहां पर धीरे धीरे जब झाड़ियां, जैसी छोटी मोटी झाड़ियां उगती थी, घास उगती थी, तो बकरियां और जो भेड़े हैं, इनको वो चराने के लिए, उनको खिलाने के लिए वहां के जो लोग हैं वो इन एरियाज में लेके आते थे, और इस तरीके से आप देखोगे तो ये एक बेनिफिशियल हो जाएगा एनिमल्स के लिए। चलो, नॉर्थ का एरिया समझ में आ गया कि नॉर्थ के एरिया में क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ से हम थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं कि देखोगे यहां पे क्या है, धीरे धीरे ये जो ग्रीन अंडुलेटिंग प्लेन्स हैं, ये धीरे धीरे और बढ़ेंगे, ठीक है, दिस कॉल्ड प्लेन्स, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा अब आप देखोगे ये प्लेन इलाका और थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है यहां पे, ठीक है। और पहले आपने देखा था कि अपलैंड था, अब ये अपलैंड थोड़ा सा और कंपैरेटिवली माउंटेनियस स्ट्रक्चर, क्योंकि जब आप और ईस्ट की तरफ जाओगे ना, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे, तो आप देखोगे कि ईरान का माउंटेनियस स्ट्रक्चर, यहाँ पे इराक से ईरान की तरफ आप एंटर हो रहे हो, ठीक है। अगर आप ज्योग्राफिकली देखो, जो मैप मैंने आपको पहले दिखाया था, इस मैप में ये जो हिस्सा है, यहां से आप देखेंगे तो आप देखेंगे ईरान की तरफ बढ़ते हुए, जगरोस माउंटेन का जो इलाका है वो यहां पे शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको ट्री कवर्ड माउंटेन रेंजेस देखने को मिल जाते हैं, यानी कि पहाड़ी इलाका, और ये पहाड़ी इलाका बाकायदा जंगलों से घिरा हुआ है, यानी अच्छे खासे पेड़ हैं, वहां पे ट्रीज हैं वहां पे, ठीक है। ऑब्वियसली जब ट्रीज हैं तो रेनफॉल होगा, क्योंकि जो ट्रीज हैं वो रेन के लिए सुटेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको कोशिश कर रहा हूं इसको एक्सप्लेन करने की। तो यहां पर एग्रीकल्चर के लिए थोड़ा सा, एग्रीकल्चर का मतलब आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा कि यार पहाड़ों में कैसे खेती करेंगे, आसपास का इलाका है, जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं तो पूरी ऐसा नहीं है कि अचानक से प्लेन आ गया, अचानक से प्लेन खत्म हो गया और प्लेन खत्म होने के बाद तुरंत माउंटेन शुरू हो गया, ठीक है। तो जो टेरेन बना हुआ है वो टेरेन कुछ इस तरीके का है कि धीरे धीरे ट्रीज शुरू हो रहे हैं, लेकिन आपको फ्लैट लैंड्स में मिलेंगे, और चूंकि ट्रीज हैं इसलिए यहां पर थोड़ा सा रेन जो है वो प्रोमिनेंट है। अब प्रोमिनेंट है तो कृषि या एग्रीकल्चर थोड़ा सा वहां पे ज्यादा कंपैरेटिवली नॉर्थ के ज्यादा फेवरेबल है, क्लियर है। तो यहां पर कृषि जो है वो होगी, और यहां पे लोग फसल उगाना शुरू करेंगे। हमारे पास लगभग 7 से 8 हजार साल पहले यहां पर एविडेंसेस मिलने शुरू हो जाते हैं कृषि के, यानी मेसोपोटामियन टैबलेट्स, जो कि आप आगे देखोगे जब राइटिंग के बारे में पढ़ रहे होगे, तो मेसोपोटामियन टैबलेट्स आपको ये बताते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो है
ये शुरू कर चुके थे इस टाइम के दौरान। हमारे पास और भी कुछ एविडेंसेस हैं एक्सकेवेशंस में जो ये प्रूव करते हैं कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो है अराउंड 7000 to 8000 यहां पर शुरू हो गई। ठीक है, दिस वॉज ए रफ टाइम पीरियड, मीन्स नॉट एग्जैक्टली कि 8000 साल पहले ही, तो एक रफ टाइमलाइन दी गई है फ्रॉम 7000 to 6000 बिफोर कॉमन एरा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज यहां पे शुरू हो गई हैं। सो फ्रॉम north to northeast and then northeast to east, let's see what was the condition, geographical condition in the eastern part of Mesopotamia। मेसोपोटामिया के पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ किस तरह की कंडीशंस थे। ठीक है, तो जो यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर है, अभी हमने जान लिया कि वो किस तरीके से फ्लो हो रही है। यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर जो है वो फ्लो हो रही है आपके नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट होते हुए सदर्न पार्ट की तरफ। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ईस्ट और सदर्न पार्ट की तरफ आएंगे वहां आप देखेंगे कि थोड़ा सा इजी हो रहा है खेती या कम्युनिकेशन। यहां पे कम्युनिकेशन इजी होगा। क्यों कम्युनिकेशन इजी होगा? क्योंकि यहां पे टिग्रिस रिवर बहुत सारे चैनल्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है, ये देखो, तो ये जो टिग्रिस रिवर है यहां पर इसकी काफी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो, ठीक है, ये है टिग्रिस रिवर आपकी, ये है यूफ्रेट रिवर, और ये टिग्रिस रिवर इसकी बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, ये चैनल्स क्रिएट करेंगी। और इन चैनल्स की वजह से क्या होगा? लोकल आप कह दें एक तरीके का रास्ता, ठीक है, वाटरवेज जिसे हम कहें इजी तरीके से, तो वाटरवेज क्रिएट होंगे जिनके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिनके थ्रू आप ट्रेड एंड कॉमर्स भी कर सकते हैं, जिनके थ्रू आप इजिली एक पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जा सकते हैं बोट्स वगैरह के जरिए। तो ये चैनल्स जो है टिग्रिस के, या मैं कहूं ट्रिब्यूटरीज जो है, दे वर एक्टिंग लाइक अ वाटरवेज, ठीक है, या मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो है वो रास्ता था, साधन था। क्लियर है? टू द माउंटेन ऑफ ईरान, मैंने कहा इराक से ईरान की तरफ। ठीक है, आगे बढ़े हम ईस्ट से सदर्न पार्ट की तरफ। तो जब आप ईस्ट से सदर्न पार्ट की तरफ जाओगे तो आपको यहां पे अब और डाइवर्स, देखो ये जो आप अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ये ज्योग्राफी बेसिकली इराकी एरिया की पढ़ रहे हो। ठीक है, और इराक की ज्योग्राफी, इसका मतलब ये कह दो कि रेगिस्तान के इलाके में होने के बाद भी, चूंकि वाटर बॉडीज भी हैं, रिवर्स भी हैं, उसकी वजह से काफी डाइवर्स हो रही है, काफी ज्यादा डाइवर्स है। जैसा आपने देख लिया अभी नॉर्दर्न पार्ट में कैसा है, ईस्टर्न पार्ट में कैसा है, ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में किस तरह से। तो जैसे जैसे सदर्न पार्ट की तरफ एंटर होगे वैसे वैसे आपको स्ट्रेंज चीजें देखने को मिलेंगी। यानी कि डेजर्ट का इलाका होने के बावजूद सबसे फिजिबल कंडीशंस मिलेंगी आपको एग्रीकल्चर की और साथ साथ सेटलमेंट की। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज देखने को मिलेंगी ना, वो सारी इंपॉर्टेंट सिटीज आपको सदर्न पार्ट में ही देखने को मिलेंगी। चलो, सदर्न पार्ट डेजर्ट है, रेगिस्तानी इलाका है। सो दिस इज द एरिया वेयर द फर्स्ट सिटीज एंड राइटिंग इमर्ज। अब आप कह सकते हैं कि प्लेन का इलाका हम विजिट करके आ गए, नॉर्थ में स्टेपी वाला, हम नॉर्थ ईस्ट के इलाके में आ गए जहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी हो रही हैं, और हम ईस्ट के इलाके में आ गए जहां पर वाटर चैनल्स हैं, वाटरवेज हैं, लेकिन सिटीज आके डेवलप हो रही हैं सदर्न पार्ट में जहां की डेजर्ट का इलाका है। तो दैट इज क्वाइट स्ट्रेंज। थोड़ा सा ये सुनने में ऐसा लगता है कि यार रेगिस्तान के इलाके में आके ये लोग क्यों बसे? तो रेगिस्तान के इलाके में इसलिए आके बस रहे हैं क्योंकि ज्योग्राफी सपोर्ट कर रही है इस रेगिस्तान के इलाके। देखो, ज्योग्राफी हिस्ट्री को शेप करती है, या मैं कहूं कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री, हालांकि सारे सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड होते हैं, लेकिन ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एक तरीके से हम क्या दें पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, दे आर कोरिलेटेड, बहुत ज्यादा डीपली कोरिलेटेड है। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो इतना ज्यादा कोरिलेटेड है कि हिस्ट्री को ज्योग्राफी से और ज्योग्राफी को हिस्ट्री से आप अलग ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? बहुत सारी जो आप जब पढ़ेंगे पुरानी चीजों के बारे में, तो अगर आपको ज्योग्राफी क्लियर नहीं है, बहुत सारी स्टोरीज, मतलब अगर जब आप पढ़ेंगे, अगर आपको ज्योग्राफी क्लियर नहीं है तो आप थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे इतिहास को बहुत अच्छे से। जैसे मेसोपोटामिया को ही बड़ा आसानी से समझा जा सकता है कि कौन सा क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, कहां पे है, कैसे हुआ एक्सकेवेशन उसका, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी, कौन कौन से ऐसे फीचर्स थे जिन्होंने इसको सपोर्ट करा। तो बड़ा आसान है अगर ज्योग्राफी थोड़ी सी समझ में आ रही है। तो यहां पर डेजर्ट का इलाका है,
अब ये जो दो रिवर्स हैं जिनके बारे में भी आपने देखा, ठीक है, ये रिवर्स जब आ रही हैं तो ये सदर्न पार्ट में आप देख रहे हो कि ड्रेन हो रही है, पर्शियन गल्फ की तरफ ड्रेन होंगी ये। तो पर्शियन गल्फ की तरफ जब ये रिवर्स ड्रेन होंगी दोनों, आपको ही पता है जब रिवर आके ड्रेन होनी शुरू होती है तो ऐसा एक ऐसा सिस्टम वहां पे क्रिएट करेगी जिससे रिवर कई चैनल्स में, छोटे छोटे चैनल्स में भी ब्रेक होगी, ठीक। तो यहां पे क्या होता था कि ये जो डेजर्ट का इलाका है, ये डेजर्ट का इलाका रिवर्स के चैनल्स को और ब्रेक करता था, ठीक है। दिस डेजर्ट कुड सपोर्ट द सिटीज बिकॉज, क्यों? क्योंकि टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर जब आती थी तो वो छोटे छोटे चैनल्स में ब्रेक होती थी और अपने साथ जो कुछ भी डिपॉजिट्स लेके आती थी, सिल्ट, मिट्टियां, कंकड़, पत्थर जो लेके आती थी, उनको वो डिपॉजिट करते थे वहां पे। अब उनके डिपॉजिट करने की वजह से एक लॉन्ग टर्म में वहां पे क्या हुआ, एक तरीके की फर्टाइल लैंड क्रिएट हो गई, ठीक है। यानी वो डेजर्ट नहीं रहा, बल्कि रिवर्स के डिपोजिशन की वजह से वो एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया बन गया, पर्टिकुलर लैंड बन गया जहां पर फर्टाइल सॉइल है, जहां पर बहुत सारे न्यूट्रिशंस ली हुई सॉइल है जो कि क्रॉप्स को या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को सपोर्ट कर सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ चूंकि यहां पर वाटर भी अवेलेबल है, अब वाटर अवेलेबल है तो आपको पता है कि लोग वाटर के आसपास भी रहेंगे तो खेती भी कर सकते हैं, यहां से वो कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, यहां से उनके ड्रिंकिंग और बाकी नॉर्मल चीजों के लिए भी वाटर अवेलेबल हो सकता है। तो वो प्रेफर कहां पे करेंगे, जहां पर उनको बहुत सारी फुलफिलमेंट्स मिलेंगी या जहां पर कुछ लिमिटेड फुलफिलमेंट्स मिलेंगी। तो यहां पर उनकी सारी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो रही है, यानी इस पर्टिकुलर इलाके पे। तो आप यही देखोगे कि आपको जो भी अभी शहरों के नाम पढ़ने वाले हो, ठीक है, चाहे हम अरग की बात करें, चाहे हम इंपॉर्टेंट शहर की बात करें, या हम मारी की बात करें, ठीक है, आगे जाके बेबीलोन शहर, ठीक है, अलेक्जेंडर के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट शहर हैं ये सारे मेसोपोटामिया के शहर हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट शहर हैं, ठीक है। ये कहां पर डेवलप हुए? सुमेर की बात हम कर रहे थे, सुमेर भी कहां पर डेवलप था? सदर्न पार्ट की तरफ ही डेवलप था। यानी मेसोपोटामिया का जो पूरा रीजन है, या जो मैं कहूं इस रिवर के बीच की जो जमीनी एरिया है, उस जमीनी एरिया में नीचे की तरफ सदर्न पार्ट की तरफ ये डेवलप था, ठीक है। चलो, सो द डिपॉजिट्स, ये जो डिपॉजिट्स हैं सिल्ट के, फाइन मड के, ये हेल्प कर रहे हैं क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन है, ठीक है। चलो, सो व्हेन दे फ्लड और व्हेन देयर वाटर इज लेट आउट ऑन द फील्ड्स, फर्टाइल सिल्ट इज डिपॉजिट। तो एक तो नॉर्मल फ्लो के दौरान डिपोजिशंस होंगे, और कभी कभी जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि रिवर्स फ्लड करेंगे इस पर्टिकुलर रीजन को, तो फ्लड की वजह से पहले वाटर का वॉल्यूम भी कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनेगी कि रेन और ज्यादा हो जाएगी और इसकी वजह से ये एरिया फ्लडेड हो जाएगा। और जब ये एरिया फ्लडेड हो जाएगा तो और ज्यादा वॉल्यूम में जो डिपोजिशंस हैं वो यहां पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे, और जब वॉल्यूम्स में डिपोजिशंस होंगे तो आपको पता है उससे क्या फायदा होगा, और पर्टिकुलर फीजिबल कंडीशंस बनेंगी एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। चलिए, ये वही बात जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसी को अब यहां पे और एक्सप्लेन कर दें। तो अभी आपने टिग्रिस की बात कर दी, अब यूफ्रेट को भी यहां पे इंक्लूड कर लिया गया। तो जिस तरह से टिग्रिस रिवर आके एंटर होती थी और डिपोजिशन करती थी, वैसे ही यूफ्रेट्स रिवर अब यहां पर आएगी, और यूफ्रेट्स रिवर यहां पर ना सिर्फ डिपोजिशन करेगी बल्कि छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो जाएगी, छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड हो जा रही है, ठीक है। टिग्रिस रिवर कंपैरेटिवली नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन की तरफ या ईस्टर्न पोर्शन की तरफ अपने चैनल्स में डिवाइड होती थी, ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड होती थी ज्यादातर, और यूफ्रेट रिवर जो है वो सदर्न पार्ट की तरफ आकर कंपैरेटिवली ट्रिब्यूटरीज में ब्रेक हो रही है, ठीक है। दीज चैनल्स फ्लड देयर बैंक्स एंड फंक्शन एज इरिगेशन कैनाल्स। सिंचाई के लिए बहुत ही सुव्यवस्थित, सुनियोजित तरीके से यहां पर इनको एक मैनेजमेंट मिल जाएगा, ठीक है, प्रबंधन मिल जाएगा, इनको कुछ करना नहीं पड़ेगा, अलग से कैनाल्स नहीं बनानी पड़ेंगी। यही जो इनके ट्रिब्यूटरीज हैं, ये ट्रिब्यूटरीज कैनाल्स की तरह काम करेंगे। तो होपफुली आपको एक कनेक्ट हो रहा होगा कि
कैसे वहां पर कम्युनिकेशन हो रहा था और कैसे यहां पर इरिगेशन, क्योंकि यहां पर लोग रह रहे हैं तो वो खेती करने की भी कोशिश करेंगे, वो ट्रेड एंड कॉमर्स करने की भी कोशिश करेंगे, तो इरिगेशन एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेगा, यानी कि खेती में ये चीजें काम आएंगी, इरिगेशन कैनाल्स जो है वो काम आएंगी। तो होपफुली ये क्लियर हो गया, ठीक है। वाटर कुड बी लेट इनटू द फील्ड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, पीस और लेंटिल्स व्हेन नेसेसरी। हमने देखा कि जो डिपॉजिट एरिया है, इस डिपॉजिट एरिया को यूफ्रेट्स और टिग्रिस ने बनाया। तो जो यहां पे लोग रह रहे हैं, द पीपल हु गॉट सेटल्ड इन दिस एरिया, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग इस पर्टिकुलर एरिया का या लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, और यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स को वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर सदर्न पार्ट में और कुछ कुछ ईस्टर्न पार्ट की तरफ भी, ज्यादातर अभी हम सदर्न पार्ट की तरफ देख रहे हैं क्योंकि शहर हमारे सारे सदर्न पार्ट की तरफ है, इंपॉर्टेंट शहर सदर्न पार्ट की तरफ है। तो सदर्न पार्ट में क्या है, वीट्स, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, वीट ग्रो हो रहा है, बार्ले ग्रो हो रहा है, पी ग्रो हो रहा है, लेंटिल्स दालें ग्रो हो रही हैं, ठीक है। और इनको इरिगेट करने के लिए, इनको सींचने के लिए यूफ्रेट्स के ये जो इरिगेशन कैनल्स हैं, यानी मैं कहूं कि जो छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज है ना, या यही यूफ्रेट नदी जो छोटे छोटे चैनल्स बना रही है, यही चैनल्स इरिगेशन कैनाल के तौर पे सर्व कर रहे हैं यहाँ पे। होपफुली इट इज क्लियर, यानी जब जब जरूरत पड़ती थी, व्हेन नेसेसरी, जब जब इनको जरूरत पड़ती थी मेसोपोटामियन लोगों को, तब तब ये उस ट्रिब्यूटरी का इस्तेमाल कर लेते थे, उस वाटर चैनल का इस्तेमाल कर लेते थे पानी को डाइवर्ट करने के लिए और उस पर्टिकुलर एरिया को या फार्म को या खेत को सींचने के लिए, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है। दिस इज द प्राइम रीजन मेसोपोटामिया वाज मोस्ट प्रोडक्टिव इन स्पाइट ऑफ इनसफिशिएंट रेनफॉल। सदर्न पार्ट में उतनी ज्यादा बारिश नहीं होगी, बारिश कहां पे हो रही है, ईस्टर्न पार्ट की तरफ ज्यादा हो रही है, बारिश जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन की तरफ ज्यादा हो रही है, लेकिन उस बारिश की वजह से जो वॉल्यूम बढ़ता है वाटर का, वो आके तो यहीं पर डिपॉजिट हो रहा है, मतलब वो वाटर के साथ में जो बहुत सारा सिल्ट जो है वो आ रहा है, वो यहीं पर डिपॉजिट हो रहा है, और वो सिल्ट बेसिकली न्यूट्रिशंस कैरी कर रहा है, न्यूट्रिशियस पार्टिकल्स कैरी कर रहा है, और वो आके जब डिपॉजिट हो रहा है तो वो इन तरह की फसलों को उगाने में हेल्प कर रहा है मेसोपोटामियन लोगों की। तो होपफुली ये क्लियर हो रहा होगा कि किस किस तरीके से मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो एक बहुत बढ़िया सरप्लस एग्रीकल्चरल सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं। सरप्लस का मतलब है कि अपने कंजम्पशन से ज्यादा, एक टाइम ऐसा भी आ रहा है आप देखेंगे मेसोपोटामिया में कि अपने कंजम्पशन से ज्यादा वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। खेती के बारे में तो आपने पढ़ लिया कि एग्रीकल्चर वाज अबंडेंट, पर्याप्त मात्रा में था, जरूरत से ज्यादा था, कुल मिला के कह दें कि नीड से ज्यादा था, उनके कंजम्पशन लेवल से काफी ज्यादा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही था। मैंने इस लेक्चर की शुरुआत में आपको हिंट दिया था कि आगे जाके हम अभी देखेंगे जब एनिमल हर्डिंग हो रही है तो एनिमल हर्डिंग से आपको एनिमल प्रोडक्ट्स भी तो मिलेंगे, और ना सिर्फ वो नॉर्थ के एनिमल्स आपको एनिमल प्रोडक्ट दे रहे हैं, बल्कि यहां पर भी सदर्न पार्ट में भी चूंकि वाटर है तो आपको बहुत सारे ऐसे और प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि वाटर बॉर्न हो सकते हैं, जैसे फिशेस, ठीक है। तो इस पूरे मेसोपोटामिया में अब हम एक कलेक्टिव बात कर रहे हैं, हम सिर्फ सदर्न रीजन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती थी। तो कोई ऐसा नहीं था कि कम्युनिकेशन इतना मुश्किल होता था कि नॉर्दर्न पार्ट से लोग सदर्न पार्ट में इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ईजिली जो छोटे छोटे शहर थे उनके बीच में मैं कहूं कि एक इंटरैक्शन होता था, गुड्स का मूवमेंट होता था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी कि किस तरीके से वो मूवमेंट होता था गुड्स का इन अलग अलग सिटीज के बीच में। तो मेसोपोटामिया में ना सिर्फ एग्रीकल्चर, कृषि ही नहीं, हमने खेती के बारे में तो पढ़ लिया, हमने यहां पर देखा कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे गोट्स है, ठीक है, जैसे शीप है। तो शीप और गोट्स जो है, बकरियां हैं, भेड़ हैं, इनको पाला पोसा जाता था, ये यहां पे पाले जा रहे हैं, ठीक है, एनिमल हर्डिंग हो रही है। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स भी काफी अमाउंट में अवेलेबल है, ठीक है। सो द शीप एंड द गोट्स दैट वर ग्रेजिंग इन स्टेपी, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहां पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे मीट और मिल्क और वुल, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हीं जानवरों का, गोट का और शीप का, और उनसे आपको एबंडेंस में मिल्क भी मिल रहा है और उनसे वुलन क्लॉथ्स भी मिल रहे हैं, या मैं कहूं कि वुल मिल रहा है, ठीक है। अब क्लॉथ्स अभी उतने रिफाइंड नहीं है, क्लॉथ्स अभी उतने
तरीके से, लेकिन फिर भी आप देखोगे इमेजेस वगैरह में तो आपको देखने में समझ में आएगा। बुक्स में बहुत सारी ऐसी इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी। आगे इस लेक्चर्स में मैं आपको जब कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स को दिखाऊंगा तो कुछ एक अलग तरीके के उन्होंने क्लॉथिंग पैटर्न्स जो है वो फॉलो किए हुए हैं। तो मतलब कपड़े पर्टिकुलर तरीके से पहनते थे, अपर बॉडी और लोअर बॉडी के लिए उनके पास ड्रेसेस होती थी, तो ये वुल हेल्प करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा डेट पाम, खजूर, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट में होता था। ठीक है, और फिशेस, मछलियां, पानी सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है। नॉर्थ में भी, नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ में तो कम है लेकिन फिर भी है। यूफ्रेट और टिग्रिस रिवर नॉर्थ से फ्लो होके सदर्न पार्ट तक आ रही है। तो आप देखेंगे हर जगह पर जहां जहां पानी अवेलेबल है वहां पर फिशेस मिल जाएंगी। तो इट कैन बी यूज्ड एज अ फूड मटेरियल, खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके ट्रेड भी किए जा सकते हैं। तो ये फिश, डेट पाम जो कि इंपॉर्टेंट ईडेबल आइटम्स हैं, मिल्क ऑल्सो, और उसके साथ साथ मीट, और ट्रेड के लिए भी ये कमोडिटीज इंपॉर्टेंट आइटम। तो ये हमें मिल जाता था। अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया कि मेसोपोटामिया जो है ये कितना आगे है या कितना सेल्फ सफिशिएंट है, कितने एडवांस लेवल पर सेटल्ड है। यानी चूंकि पहला चैप्टर है नहीं जो आपको ये रिलेट कर पाए फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम, तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार कहानी यहीं से शुरू हो रही है। स्ट्रगल अगर आप देखोगे इंसान का कि वो किस तरीके से हंटर गैदरर से नोमैडिक और नोमैडिक से किस तरीके से सेटल्ड लाइफ की तरफ आया है, तब आपको समझ आएगा कि ये बहुत लंबा प्रोसीजर रहा है और इसमें बहुत सारा स्ट्रगल रहा है। क्लियर? तो जब वो उस पर्सपेक्टिव से आप देखते हो तब आपको यहां समझ में आएगा कि यार मेसोपोटामिया के लोग काफी ज्यादा आगे हैं और मेसोपोटामिया में काफी प्रॉस्पेरिटी है। लेकिन मेसोपोटामिया में जो प्रॉस्पेरिटी है इसका कारण नहीं था कि वो सिटी लाइफ है। मतलब इस बात को मैं और सरल तरीके से और इसी तरीके से कहूं कि ये सब आपने चीजें देख ली, ये चीजें बस प्रूफ नहीं कर रही हैं कि मेसोपोटामिया एक शहर है, अर्बन एरिया है, अर्बन सेटलमेंट है बिकॉज ऑफ ओनली एग्रीकल्चर। क्लियर हो गया? बिकॉज ऑफ ओनली एग्रीकल्चर और बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, ये जो चीजें आप पढ़ रहे हो कि यहां पर सफिशिएंट फिशेस हैं, डेट पाम्स है, मिल्क है, वुल है, वीट, बार्ले, लेंटिल्स भी ग्रो हो रहे हैं, सिर्फ इस वजह से मेसोपोटामिया एक अर्बन एरिया नहीं है, अर्बन सिटी नहीं है, बल्कि मेसोपोटामिया को शहर बनाने के लिए, अर्बन एरिया बनाने के लिए बहुत सारे और ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आगे आप पढ़ोगे। ठीक है, सो लेट अस नॉट हाउएवर मेक द मिस्टेक। हमको ये गलती यहां पे नहीं करनी है ये सोचने की कि यार so much of agriculture was there, agricultural prosperity was there, and because of that Mesopotamian people were advanced। तो ऐसा नहीं है। मेसोपोटामियन पीपल अर्बन लाइफ की तरफ गए, एडवांस लाइफ की तरफ गए, उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर का रोल नहीं है, उसमें और भी बहुत। एग्रीकल्चर वाज द मेन फैक्टर अनडाउटेडली। ऐसा नहीं था कि कृषि का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं था, कृषि था जो पहले शुरू हुआ, लेकिन कृषि के साथ साथ और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसको आगे लेके जाएंगी। क्यों? ये मैं अगले लेक्चर में डिस्क्लोज करूंगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर आपको सिर्फ इतना जानना है कि सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, क्योंकि दूसरे लेक्चर का ये बैकग्राउंड क्रिएट होगा, है ना। तो जब हम अगले लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे, अर्बन लाइफ की तरफ बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि अर्बन सिटी जो होती है, यानी अर्बन एरिया जो होता है, शहरी क्षेत्र जो होता है, उसके लिए क्या प्रीरिक्विसाइट्स हैं, उसके लिए जरूरी चीजें क्या है, कौन से ऐसा पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है जो शहरों में होना ही चाहिए, अदरवाइज शहर नहीं होगा वो। ठीक है, सो हमें ये गलती नहीं करनी है ये सोचने की कि जो शहर है वो रूरल प्रॉस्पेरिटी, यानी इतनी सारी जो कृषि की प्रधानता थी, एग्रीकल्चर का डोमिनेंस था, उसकी वजह से यहां पर सिटी लाइफ डेवलप हुई। मेसोपोटामिया एक रूरल से एक अर्बन या सिटी सेटलमेंट की तरफ बढ़ा। इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, या इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द रूरल प्रॉस्पेरिटी कि सफिशिएंट अमाउंट में इनके पास खाने के लिए चीजें अवेलेबल हैं, सफिशिएंट अमाउंट में ये लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इसकी वजह से सिर्फ मेसोपोटामिया जो है वो प्रॉस्पर नहीं है। ठीक है, कुछ और भी फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो, इनके बारे में आपको अगले लेक्चर में पता चलेगा। तो होपफुली ये लेक्चर आपके समझ में आ गया होगा। अब ऐसे लेक्चर्स YouTube पर तो आपको आ ही रहे हैं और हम एक एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको YouTube पे देते रहेंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरैक्टिव तरीके से हम आपको ये चीजें
पढ़ाएंगे। उसके लिए आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे तो हमारे और आपके बीच में जो इंटरैक्शंस है ना, ये थोड़ा सा और अलाइव हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस ऐप में काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जैसे रियल टाइम इंटरैक्शन थ्रू द चैट एंड इमोजीज, है ना। तो जब आप फोन में बात कर रहे होते हैं तो आप किसी भी पर्सन से जब कनेक्ट हो रहे होते हैं ना, तो बड़ा वो कनेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि आप अपने एक्सप्रेशंस, इमोजीज और अपनी लैंग्वेज के थ्रू भेज रहे होते हैं। तो वैसे ही यहां पर आप एजुकेटर से, पढ़ाने वाले टीचर से इंटरैक्ट कर सकते हैं चैट और इमोजीज के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं यूजिंग द क्वेश्चन टैब, क्विजेस अटेंड कर सकते हैं लाइव। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ compete कर सकते हैं, अपनी कंडीशन एसेस कर सकते हैं, अपना आपने लर्निंग कितनी करी है ये एसेस कर सकते हैं लीडर बोर्ड के थ्रू। ठीक है, और साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ चैलेंजेस हैं कि अपनी स्टडी को फंड कैसे करें, तो हमारे पास स्कॉलरशिप्स हैं, जिन स्कॉलरशिप को हम यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं थ्रू दी स्कॉलरशिप टेस्ट। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, बहुत आसान है। आप इस कोड का इस्तेमाल करें इंद्र, और इस कोड का इस्तेमाल करके आप जो है ये बेनिफिट यूटिलाइज कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा यू कैन कनेक्ट विद सोशल स्कूल यूजिंग दी टेलीग्राम चैनल। तो ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, जिस टेलीग्राम चैनल को इस्तेमाल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, सोशल स्कूल की फैकल्टीज से कनेक्ट कर सकते हैं, और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी सोशल स्कूल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो होपफुली दिस चैनल वाज और वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। लेक्चर आज का बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। इस लेक्चर का आगे जो कंटिन्यूएशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, जहां हम समझेंगे कि कैसे सिटी लाइफ जो है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।